अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एल्गोरिदम एनालिसिस और इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये तो एक छोटा सा पोर्शन है, असल में इसके अंदर एक टॉपिक जो है हमारे पास जो हमने डिस्कस करना है दैट इज बिग ओ नोटेशन। तो हम लोगों ने ये नोटेशन समझनी है और बाकी ये सारा ग्राफ समझेंगे और उसके अंदर जितनी भी नोटेशन हम इस्तेमाल करते हैं उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो एक्चुअली एल्गोरिदम एनालिसिस तो बहुत सिंपल चीज़ है कि जी इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग द computational complexity of algorithm which includes their time and space complexity। एल्गोरिदम एनालिसिस के अंदर तो हम यही देखते हैं कि हमारे कोई भी जो एल्गोरिदम हम बना रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, जो हमने सोल्यूशन सेट तैयार किया है या इनका एल्गोरिदम तैयार किया है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में हम लोगों ने ये चीज़ें पहले पढ़ ली थी कि कॉम्प्लेक्सिटी में दो चीज़ें होती हैं, एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और एक उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब इनकी डेफिनेशन, ब्रीफ डेफिनेशन जो है वो मैं आपको कर देता हूँ कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि एक एल्गोरिदम अपने आप को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लेगा और उस एग्जीक्यूशन टाइम के अंदर क्या चेंज आएगा रिगार्डिंग द इनपुट साइज। इनपुट साइज अगर बढ़ेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, इनपुट साइज अगर कम हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। इसी तरीके से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के एक एल्गोरिदम अपने आप को किसी जगह पर किसी मेमोरी पे स्टोर होने के लिए जितना स्पेस की जितनी मेमोरी कंज्यूम कर रहा है ना, उसके अंदर क्या चेंज आ सकता है अगर हम एल्गोरिदम की इनपुट के अंदर जो है वो इजाफा कर देते हैं, यानी कि बढ़ा देते हैं, उसको इंक्रीज कर देते हैं, या अगर हम एल्गोरिदम का जो इनपुट साइज है वो कम कर देते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा। और एल्गोरिदम की इनपुट का क्या मतलब है कि भाई सिंपल देखें, अगर मैं एक सिंपल बेसिक एल्गोरिदम भी बनाऊं तो मैंने कहा जी मैंने हम लोगों ने सपोज करे दो नंबर ऐड करने हैं, ठीक है, ए और बी। तो जब हम यूजर से बोलेंगे इनपुट ए इनपुट बी, तो यही बेसिकली इनपुट है और क्या, कुछ भी सिंपल सा काम है, ठीक है। तो आप जो भी इनपुट लेते हो, लेकिन ये तो मैंने बड़ी बेसिक लेवल की डेफिनेशन आपको जो एग्जांपल दिया ना, इसके अलावा डेफिनेटली जब आप कोई कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हो तो हमारे पास मल्टीपल टाइप्स की इनपुट हो सकती है। तो वो हम लोगों ने इनपुट साइज के अकॉर्डिंगली देखना होता है कि हमारे एल्गोरिथम के अंदर क्या चेंजिंग आ रही होती है। और एक्चुअली हम लोगों ने बिग ओ नोटेशन के अंदर यही चीज डिस्कस करनी होती है कि हमारे एल्गोरिदम का बेसिकली बिहेवियर क्या है, एल्गोरिदम्स बिहेवियर। तो हम लोग उसका बिहेवियर ही डिस्कस करते हैं बेसिकली कि उसके अंदर क्या चेंज आ सकता है जब हम इनपुट साइज को चेंज करेंगे। नंबर 2, इसमें सेकंड एक पॉइंट है एल्गोरिदम एनालिसिस के साथ, ये उसकी डेफिनेशन आप कंसीडर करेंगे, यहां तक उसकी डेफिनेशन हो गई एल्गोरिदम एनालिसिस के साथ में। व्हाई डू वी यूज दिस प्रोसेस? तो दिस एनालिसिस हेल्प्स प्रेडिक्ट द एल्गोरिदम परफॉर्मेंस एंड इज क्रूशियल फॉर सिलेक्टिंग द बेस्ट एल्गोरिदम फॉर पर्टिकुलर टास्क। देखिए दिस एनालिसिस इसने हमें हेल्प किया प्रेडिक्ट करने में एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस को, और क्यों, ताकि साथ हमारा एक और काम हो सके कि हम अपने पास अगर हमारे पास किसी एक काम को करने के लिए मल्टीपल एल्गोरिदम्स हैं, तो जो एल्गोरिदम हमारे लिए बेस्ट होता है, जो हमारे लिए सबसे ठीक ठाक होता है, ठीक का मतलब ये कि उसके अंदर कम से कम है जो है वो टाइम ले रहा है अपने आप को एग्जीक्यूट करने के लिए और कम से कम जो है वो स्पेस यूटिलाइज कर रहा है, तो हम उस एल्गोरिदम को चूज करते हैं, राइट। ऐसे ही है ना, तो हम उस एल्गोरिदम को चूज करेंगे अपना कोई भी काम करने के लिए। तो डेफिनेटली अगर हमारे पास एक लिस्ट ऑफ एल्गोरिदम्स है, मेरे पास अगर 5 एल्गोरिदम है और वो किसी एक ही प्रॉब्लम के सॉल्यूशन है सारे, इनमें से मैंने बेस्ट वन चूज करना, तो बेस्ट वन डेफिनेटली मैं कैसे चूज करूंगा, उसकी परफॉर्मेंस पर। उसकी परफॉर्मेंस जब हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करेंगे, जब हम उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकाल कर देंगे। लेकिन ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप कैसे निकालोगे? अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करने के लिए या उनको एक्सप्रेस करने के लिए, मैथमेटिकली उनके रिजल्ट्स दिखाने के लिए, एक मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का फिगर बताने के लिए या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताने के लिए हम एक नोटेशन यूज करते हैं, दैट नोटेशन इज कॉल्ड एज बिग ओ नोटेशन। ये एक्चुअल में हम लोग इनको बोलते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन। ये एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या होती है, देखिए एसिम्प्टोटिक नोटेशन, एसिम्प्टोटिक नोटेशन में हमारे पास बिग ओ नोटेशन के अलावा बिग थीटा भी है, बिग ओमेगा भी है। उसको सिंपल सा जस्ट एक छोटा सा ग्राफ है, आप वो समझे, उसके बाद हम इसके ऊपर आएंगे, आपको एक्चुअली समझ आएगा कि एक्चुअली ये बिग ओ नोटेशन होता क्या है। लेट्स सपोज दैट मुझे ना अपना ये रूम जहां पर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, मुझे ना इस रूम को डेकोरेट करना है, मुझे इसको तैयार करना है, और मैं किसी जो है वो ऑर्गेनाइजर को बुलाता हूँ और उसको कहता हूँ यार मुझे बताओ कि इसके लिए मेरे पास मुझे जो है वो कितनी कॉस्ट आएगी, मेरा टोटल खर्चा बताओ, जो है वो मुझे कितने पैसे लग जाएंगे मेरा ये सारा रूम जो है ना वो ओके हो जाएगा, यानी कि रेडी हो जाएगा, अच्छे तरीके से डेकोरेट कर दोगे आप इसको। उसने बोला कि सर हम जो है ना आपको ये 5K में, सपोज कर लें एक छोटा सा फिगर ले रहा हूँ, 5K में जो है ना वो आपका ये रूम सारा डेकोर हो जाएगा। होगा नहीं डेफिनेटली, वैसे तो इसको हम बदल लेते हैं, इसको 50K कर लेते हैं, चलें जी 50K लग गया, ठीक है। ये उसने मुझे एग्जैक्ट फिगर बताया कि सर आपका ना 50K लग गया। अब डेफिनेटली मेरे लिए ये बड़ा बेस्ट फिगर है, डेफिनेटली उसने मुझे एग्जैक्ट बता दिया कि यार आपका ना 50K इसके ऊपर खर्चा आएगा, ओके। नंबर 2,
एक और सिनेरियो है, अगर थोड़ा सा वो स्मार्टली बिहेव करेगा ना तो वो मुझे बोलेगा, मैं कहता हूं कि यार अगर 50K से ऊपर नीचे कुछ हो गया तो 2 दिन का गैप आ जाता है, महंगाई का दौर है, कुछ ऊपर नीचे हो गया, कुछ फिगर में चेंजिंग आ गई, कोई मटेरियल वहां से आपने तो मुझे 50K दे दिया लेकिन कल को महंगा मटेरियल आता है मुझे, तो फिर क्या करोगे? तो उसने क्या किया, उसने बड़ा स्मार्टली बिहेव किया। उसने कहा सर देखें 75K से जो है ना ये लास्ट फिगर है, इससे ऊपर आपका 1 रुपए भी खर्च नहीं आएगा, इसके अंदर ही आना है। यानी कि 50K फिर तो मैं आपको रेट दे रहा हूं, लेकिन 75K आपका वर्स्ट केस है, इससे ऊपर आपको खर्चा नहीं आएगा। और एक तीसरा तरीका, अगर वो थोड़ा सा इस तरीके से भी बताता है, मुझे कहता है कि देखिए सर 30K तो मिनिमम फिगर है, 30K तो लगना ही लगना है, उसके ऊपर मैं नहीं कह सकता, उसके ऊपर जो है वो डेफिनेटली वो डिपेंड करता है इन्फ्लेशन रेट क्या है, या फिर डिपेंड करता है जी उस वक्त का जो है वो रेट्स क्या है, चीज़ों के रेट्स क्या है वहां पर मार्केट के अंदर। तो वो डेफिनेटली इस तरीके से जो है ना उसको लेके चलेंगे। हम लोग क्या करेंगे जी, देखें मेरे पास ग्राफ बन गया। अब देखें ये इसमें हमारे पास लोअर बाउंड है, ये मेरे पास अपर बाउंड है, और ये एग्जैक्ट बाउंड है, या जिसको हम लोग एवरेज भी कहते हैं 50K। अब मेरे लिए तो ये बड़ा बेस्ट फिगर था, लेकिन डेफिनेटली ऐसा होता नहीं है। मोस्टली केसेस भी होता है कि जब हम प्लान करके चलते हैं उसके अंदर कोई ना कोई चेंजिंग, कोई ना कोई तब्दीली लाजमी तौर पे आती है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको बढ़ा देंगे। और उसको बढ़ाएंगे कैसे, हम लोग उसके लिए यूज करेंगे हमेशा अपर बाउंड, जो कि एक वर्स्ट केस होता है। हमें पता होता है कि यार इससे ऊपर तो बिल्कुल ही लगेगा। सिमिलरली यही सेम चीज आप लोग यहां पर इमेजिन करो कि अगर मैं आपको एक एल्गोरिदम देता हूं और उस एल्गोरिदम के लिए मैं आपको इसी तरीके के ग्राफ देता हूं, मैं कहता हूं यार देखो एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना मैक्सिमम ये हो सकती है, बस इससे ऊपर नहीं जाएगी, और उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैक्सिमम ये हो सकती है, इससे ऊपर नहीं जाएगी। ना मैं एग्जैक्ट बाउंड दे रहा हूं, ना मैं आप लोगों को जो है वो लोअर बाउंड दे रहा हूं। हम लोग हमेशा अपर बाउंड के लिए एक नोटेशन यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं बिग ओ नोटेशन। एग्जैक्ट बाउंड के लिए हम यूज करते हैं थीटा नोटेशन, और लोअर बाउंड के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं बिग ओमेगा नोटेशन। स्मॉल ओमेगा भी होता है लेकिन हमें ज्यादा डीप नहीं जाना, हमारा जो सिलेबस का स्कोप है उसमें ये इनफ है। ये हमारे पास 3 नोटेशन है जिसमें से हम लोग हमेशा मोस्टली इसी को इस्तेमाल करेंगे, वर्स्ट केस नोटेशन को, यानी कि बिग ओ नोटेशन को। यानी कि हमें इस चीज का अंदाजा हो जाएगा कि यार इससे ऊपर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं जाएगी। देखिए ना, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक सिंपल सी एग्जांपल है, फिर उसके ऊपर चलते हैं। ये तो सिंपल है, जस्ट आपने ये कहानी समझनी सारी। मेरे पास इस लिस्ट के अंदर मजीद को 10 नंबर आप सपोज कर लें, लेकिन वो 72 से सारे छोटे हों, 72 से सारे छोटे हों। अब मैं कहता हूं जी मुझे ना इस लिस्ट में से ना मैक्सिमम नंबर निकाल कर दो, तो मैक्सिमम नंबर आपका कौन सा पड़ा हुआ है, यहां पर पड़ा हुआ है, ठीक है। या मैक्सिमम नहीं, सॉरी, आपको मैं कहता हूं जी मुझे ना 72 के अलावा यहां पर बाकी सारे नंबर है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा, दोबारा एग्जांपल रिपीट करवा रहा हूं। मेरे पास मल्टीपल नंबर है, यहां पर आप आगे को 10-15 नंबर और कंसीडर कर लें। 72 वन टाइम आएगा, 1 भी वन टाइम, यानी कि सारे नंबर एक एक दफा आ रहे हैं, ठीक है जी। डिफरेंट नंबर्स लिखे हुए, मैंने बोला मुझे 72 फाइंड करना है। अब इस चीज का मैंने एल्गोरिदम बनाया, सर्चिंग एल्गोरिदम, राइट। और उसने सर्चिंग एल्गोरिदम ने क्या किया, सबसे पहले नंबर पे गया, कंपैरिजन किया, 72 और 1 का नहीं मिला, और उसके अगले फौरन नंबर पे उसको जो है ना वो सेकंड नंबर पे 72 उसको मिल गया। ऐसे ही है। अब इसमें आप देख रहे हो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह की होगी, यानी कि कम से कम टाइम लगा उसको, उसने फौरन ही तकरीबन जो है वो अपना जो नंबर टारगेटेड नंबर था वो फाइंड आउट कर लिया। ये बेस्ट केस कहलाता है। ये कौन सा केस है, बेस्ट केस, ठीक है जी। लेकिन अगर यही 72 लास्ट नंबर होता तो मुझे सारे नंबर उस एल्गोरिथम को चेक करने पड़ते, ये भी ये भी ये भी, ये सारे 72 क्योंकि पड़ा हुआ लास्ट पे जाकर उसको मिलता। ये वर्स्ट केस है। तो इसका मतलब है कि अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एल्गोरिथम की वर्स्ट केस में बता दें तो समझ लीजिए कि आपने उसको मैथमेटिकली ठीक से रिप्रेजेंट कर दिया है, वो कभी भी गलत नहीं हो सकती। इसलिए हम लोग बिग ओ नोटेशन, वर्स्ट केस नोटेशन बेसिकली इस्तेमाल करते हैं, जो कि अपर बाउंड नोटेशन है। उसके अंदर अब हमारे पास चंद एक इक्वेशन है, हमने जस्ट इक्वेशन की फॉर्म में बताना होता है। जैसे कि हमारे पास मर्ज सॉर्ट है, तो मर्ज सॉर्ट का जनाब इसमें से बताएं कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, या उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी रिप्रेजेंट करने के लिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को भी रिप्रेजेंट करने के लिए यही नोटेशन इस्तेमाल होगी। बात समझ आ गई। अब आगे चलते हैं। बिग ओ नोटेशन में हमारे पास सबसे पहले नोटेशन है O1, ऑर्डर ऑफ 1। इसको हम रीड करते हैं, ऑर्डर ऑफ 1। ऑर्डर ऑफ 1 का मतलब है कांस्टेंट टाइम। कांस्टेंट टाइम का मतलब ये है कि जैसे आप लोग ये वाली लाइन कंसीडर करो, ये वाली, इसमें क्या हो रहा है, ये हमारे पास टाइम का ग्राफ है और ये मेरे पास n का ग्राफ है। n मींस नंबर ऑफ इनपुट्स। अब देखें, नंबर ऑफ इनपुट इंक्रीज करने से जस्ट क्या हो रहा है, आप नंबर ऑफ इनपुट्स इंक्रीज करते जा रहे हो, लेकिन एक टाइम के बाद आपका टाइम रुक गया, टाइम वही चलता जा रहा है। जैसे कि एक ही टाइम के ऊपर लेट्स सपोज यहां पर है जी 1 सेकेंड, ठीक है, यहां पे था 0.5 सेकेंड,
यहाँ पे है 2 सेकंड, लेट्स सपोज दैट, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए 1 सेकंड पे ही वो ग्राफ आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब है नंबर ऑफ इनपुट का साइज तो बढ़ता जा रहा है, आप उसमें इनपुट का साइज तो बढ़ाते जा रहे हो, लेकिन टाइम नहीं बढ़ रहा, टाइम उधर ही है, टाइम कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि इसके ऊपर कोई कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना वो, यानी कि जो टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी है वो मैटर नहीं करती, यानी कि इसके ऊपर ऐसा कोई भी फैक्टर जो है वो इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका टाइम कभी भी नहीं बढ़ेगा जितनी मर्जी इसके अंदर आप इनपुट बढ़ा लो। ऐसे एल्गोरिदम कि जिसके अंदर इनपुट साइज बढ़ाने से भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम ही है, ऐसे एल्गोरिदम का जो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की इक्वेशन होती है, यानी कि जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम बताते हैं ऑर्डर ऑफ 1, कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट, लीनियर टाइम। लीनियर टाइम इस तरह से कि अगर हमारे पास जैसे कि ये वाला ग्राफ आप कंसीडर करें, ये वाला ऑर्डर ऑफ 1, इसका क्या मतलब है, जैसे जैसे नंबर ऑफ इनपुट्स बढ़ती जा रही हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे इस तरीके से नंबर ऑफ इनपुट्स बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे टाइम भी बढ़ता जा रहा है। वो ग्राफ आपका इस तरीके से ट्रैवल करता जा रहा है, टाइम, नंबर ऑफ इनपुट का साइज जैसे आप बढ़ाते जा रहे हो, आपके पास जो भी इनपुट्स हैं अगर आप वो बढ़ाओगे तो टाइम भी बढ़ता जाएगा। ऐसे ग्राफ को हम बोलते हैं लीनियर टाइम ग्राफ, क्योंकि ये बनता तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर है ना, इसलिए इसको लीनियर टाइम ग्राफ बोलेंगे। इसमें n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इनपुट्स, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज लीनियर टाइम। इसकी एग्जांपल आप कुछ इस तरह से ले लें, जैसे कि हमारे पास एक लिस्ट है, ठीक है जी, और लिस्ट को हमने क्या करना है कि उसमें से मुझे मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है। तो फिर वही बात कि अगर मेरे पास 5 नंबर होंगे तो कम टाइम लगेगा, और अगर मुझे उसमें से अगर मैं नंबर 10 कर दूं, थोड़ा सा बढ़ गया, 50 कर दूं और बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि मेरे पास डेफिनेटली, हम तो वर्स्ट केस की बात करेंगे ना, हम तो मैक्सिमम नंबर को आखिर पे प्लेस करके देखेंगे। तो क्या होगा कि जैसे जैसे नंबर ऑफ जो आपकी जो लिस्ट के अंदर आइटम्स हैं, अगर आप उनको बढ़ाते जाओगे तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जाएगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लीनियर टाइम ग्राफ। नेक्स्ट है हमारे पास क्वाड्रेटिक टाइम। उसने आपकी बुक में एग्जांपल दिए कि लेट सपोज हम कोई प्रोग्रामिंग का कंपटीशन करवा रहे हैं आपके कॉलेज के अंदर, आपके पास लेट सपोज 50 स्टूडेंट्स ने जो है वो प्रोग्रामिंग जो है कंपटीशन दिया। अब हमने क्या करना है, सबसे बेस्ट जो है जिसका जो भी वो डेफिनेटली उसकी जो परफॉर्मेंस थी या जो उसका रिजल्ट था, जिसका सबसे बेस्ट रिजल्ट है ना, हमें वो बंदा फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 50 के 50 पेपर तो चेक करेंगे डेफिनेटली, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि किसका सबसे बेस्ट एल्गोरिथम है, किसने सबसे अच्छा बिहेव किया, किसने सबसे अच्छा कोड लिखा। तो हम लोगों को वो क्या करना पड़ेगा, वो जो है कंपैरिजन करना पड़ेगा। मैं एक स्टूडेंट का दूसरे से, पहले का फिर तीसरे से, फिर पहले का चौथे से, फिर पहले का 5वें से, इस तरीके से मुझे क्या करना पड़ेगा, उनके मल्टीपल कंपैरिजंस बनाने पड़ेंगे। वो तादाद में जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वो इतना फर्क आ जाएगा कि वो क्वाड्रेटिक टाइम का ग्राफ बनेगा, जैसे कि ये वाला ग्राफ, ये देखिए इस तरीके से कि नंबर ऑफ इनपुट साइज जो है वो बढ़ाने से खैर एक वक्त आया कि वो टाइम बढ़ता गया, एक वक्त तक तो टाइम बढ़ता गया, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आएगा कि नंबर ऑफ आपकी जो इनपुट्स हैं वो कम भी हो जाएंगी तो टाइम फिर भी इंक्रीज करता जाएगा। टाइम का जो फैक्टर है वो बहुत ज्यादा जो है वो राइज कर जाता है जब आप लोग क्या करते हो, कोई भी जब आपने रीजनेबल टाइम में, लेट्स सपोज आपने पहले 5 नंबर लिए, 5 स्टूडेंट्स का कंपेयर जो है वो कंपटीशन करवाया, फिर आपने 50 का करवाया। अब आप फिगर तो नहीं बढ़ा रहे हो, अब आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो नहीं बढ़ा रहे हो, लेकिन टाइम फिर भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपने कोई एक ऐसा फिगर चूज कर लिया है जिसके ऊपर टाइम का ग्राफ जो है वो स्लो नहीं हो रहा बल्कि बढ़ता जा रहा है। ऐसे ग्राफ को हम लोग बोलते हैं जी क्वाड्रेटिक टाइम ग्राफ। जैसे कि हमारे पास उसकी नोटेशन क्या होगी, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, जिसके अंदर हमारे पास बेसिकली इक्वेशन मैथमेटिकली कुछ इस तरह की निकलती है, n मल्टीप्लाई बाय n-1, क्योंकि डेफिनेटली n-1 का मतलब है कि जो एक पेपर आपके हाथ में है, आप कंपैरिजन कर रहे हो ना, आपके पेपर एक हाथ में है, वो पेपर आप डेफिनेटली निकाल दोगे, बाकियों के साथ कंपैरिजन करोगे ना। तो इफ वी हैव 50 स्टूडेंट्स, ठीक है जी, तो 50-1 कितना हो गया, 49। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये इतना बेसिकली जो है वो टाइम के लिहाज से या स्पेस के लिहाज से बेसिकली ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगी। ये फिगर आपको बताएगा कि इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है आपके इस फ्ला एल्गोरिथम की, जो भी एल्गोरिथम पे आप काम कर रहे हो। होप सो कि यहां तक क्लियर होगा। नेक्स्ट, लोगारिथमिक टाइम। अच्छा, ये बड़ा फेवरेबल होता है हमारे लिए। ये बेसिकली इस तरह से होता है कि एक टाइम आता है, पहले तो डेफिनेटली जैसे जैसे आप इनपुट साइज बढ़ाओगे टाइम बढ़ता जाएगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि आप जितना मर्जी नंबर बढ़ा दो, देखिए ना नंबर की फॉर्म में तो ये बढ़ रहा है, लेकिन एक टाइम आएगा कि उसका जो है ना वो एक टाइम, जब ये वर्ड बोलता हूं ना तो उसमें प्लीज कंफ्यूज ना होइएगा, मैं वो वाले टाइम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि एक वक्त आएगा, एक ऐसा मोमेंट आएगा, मेरा बेसिकली ये मकसद है, या एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जिसके ऊपर आप इनपुट साइज तो बढ़ाई जा रहे हो, लेकिन टाइम आपका कोई खास आगे नहीं बढ़ रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल ही स्लो डाउन हो गया, ये नीचे की तरफ आ गया, नो, लेकिन ये हुआ है कि तकरीबन ये थोड़ा सा ना कांस्टेंट हो गया बस। अब ये थोड़ा बहुत बढ़ेगा भी, थोड़ा बहुत बढ़ेगा बस, उसमें माइनर सा चेंज आएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लोगारिथमिक इक्वेशन बता देता हूं आपको। आप लोग लॉग अगर लिखते हो 1, मेरे पास एक इनपुट है, ठीक है जी,
सॉरी log 10 कर लेते हैं, इसका आंसर क्या आ गया 1। अगर मैं log 100 करता हूं, देखा मैंने एकदम से 10 से जंप किया 100 पे, यानी कि मैंने नंबर ऑफ इनपुट्स जो है वो अपनी बढ़ा दी, लेकिन मेरे पास आंसर कितना आ रहा है 2। फिर अगर मैं इसमें 1000 कर देता हूं, मेरे पास आंसर कितना आ रहा है 3। यानी कि कोई खास फैक्टर से आपका आंसर नहीं बढ़ रहा, आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसी खास फैक्टर से नहीं बढ़ रही, बिल्कुल माइनर सा चेंज आ रहा है। लेकिन इधर आप देखो 10 से 100 पर गए, 90 स्टेप्स का फर्क, और फिर आपका यहां पर 900 स्टेप्स का फर्क। यहां पर आपने इनपुट में 900 स्टेप्स ऐड किए, 900 इनपुट्स नहीं किए, लेकिन उसमें कितना फर्क आया, 1 सेकंड का। बात समझ रहे हैं? तो ये लोगारिथमिक का ग्राफ बेसिकली फिर आपके पास ये बनता है। एक लास्ट आपको पता होना चाहिए, सबसे बुरी जो आपके पास स्पीड होती है या टाइम का जो बेसिकली फैक्टर होता है, अगर बढ़ जाए तो वो ये होता है जिसमें एक्सपोनेंशियल टाइम का ग्राफ हमें मिलता है, जो आपकी नोटेशन होती है ऑर्डर ऑफ 2⁻n, यानी कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन मिलती है। कोई ऐसा आप एल्गोरिथम कंसिडर कर ले, जैसे नैपसैक प्रॉब्लम है, या आप ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम पढ़ के आए हो रिसेंटली, अगर आप उसको कंसिडर कर लो तो उसमें क्या होता है कि ये इतना ज्यादा ग्राफ बढ़ जाता है कि टाइम ही सिर्फ इंक्रीज होता है, स्टेप्स तो बेचारे इंक्रीज ही नहीं होते। तो फिर वो यहाँ पे ग्राफ आपको मिलेगा इससे भी पीछे, यानी कि नंबर ऑफ इनपुट्स है तो थोड़ा सा बढ़ाया है। मेरे पास अगर लेट्स सपोज ट्रैवलिंग सेल पर्सन में अगर मेरे पास 2 सिटीज है, तो चले जी आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी निकाल ली, ठीक है जी, कि वो कितने शॉर्टेस्ट पाथ में वो बंदा अपना काम निपटा कर वापस आ जाता है। लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ सिटी एक बढ़ाता हूँ, उधर से बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा, आपको बेस्ट आंसर ही नहीं मिलेगा। ये आप लोग पीछे जिन्होंने पिछले लेक्चर्स लिए उनको सारी समझ आ रही है कि ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम क्या थी। उसमें बेसिकली नंबर ऑफ सिटीज को बढ़ाने से हमारा जो होता है कि वो इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है कि उसमें शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है, वो मुझे ऑप्टिमल आंसर ढूंढने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है बेसिकली। इसलिए फिर हम लोग वहां पे नोटेशन जो यूज करते हैं दैट इज एक्सपोनेंशियल टाइम। ठीक है जी, ये बेसिकली आपकी थी बिग ओ नोटेशन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी हो तो वो आप लोग लाजमी तौर पे पूछें, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बिग ओ नोटेशन अलग से, ये अलग से लॉन्ग आ सकता है, इसकी एमसीक्यू लाजमी आएंगे, और ये आगे हमने कुछ चीजें पढ़नी है चैप्टर नंबर 3 और 4 के अंदर, वहां पर ये बार बार ये इक्वेशन इस्तेमाल होनी है। और मैंने आपको बताना है कि इसकी फ्ला की कॉम्प्लेक्सिटी ये है, मर्ज सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी ये है, बबल सॉर्ट की जो है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी है। तो हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज याद करनी है, एमसीक्यू में मस्ट आएगा क्वेश्चन, आप लिख लें आज इसको। और उसके बाद ये शॉर्ट में भी आ सकता है बिग ओ नोटेशन क्या, वरना ये एक्चुअली यहां से लॉन्ग आएगा, बहुत कम चांसेस होंगे कि वो एल्गोरिथम एनालिसिस यहां से लॉन्ग दे। राइट, इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।